हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान अहमद। हमने अभी तक ओसी में डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके साथ शेयर किया था, जो हमने दिखा दिया कि 8 डिस्टिंग्विश बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 8 डिस्टिंग्विश पढ़ लिया तो उसमें से आप 3 डिस्टिंग्विश एकदम आराम से लिख सकते हो। मैंने हर पॉइंट्स का शॉर्टकट देकर रखा है, मैंने हर पॉइंट्स की लॉजिक देकर रखा है। इनफैक्ट मैंने एक्सप्लेन भी किया कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना होगा, खास करके जो मीनिंग होगी, मीनिंग सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ लॉन्ग आंसर भी शेयर करने जा रहा हूँ कि बोर्ड में आपको सिर्फ 8 लॉन्ग आंसर पढ़ने होंगे। 8 लॉन्ग आंसर अगर आपने पढ़ लिया तो आपके लिए सफिशियंट होगा बोर्ड का 2 लॉन्ग आंसर अटेंड करना। ठीक है, लेकिन 8 लॉन्ग आंसर के शॉर्टकट देके रखूंगा, उसकी लॉजिक समझा के रखूंगा, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी होगा कि आपको कैसे एग्जाम में कोड करना होगा। और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, याद रखना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही होगा, तो आपके हेड पॉइंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। जो गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वही हेड पॉइंट होंगे। तो आप बेफिक्र होगे, आप ये याद कर लेना, जैसे हम लोग ने करली ब्रैकेट देखे रखा सेम उसी करली ब्रैकेट के फॉर्म में आप याद रखना एक लॉजिक के थ्रू। ठीक है, तो आपके 8 डिस्टिंग्विश बहुत सिंपल थे। अब मैं आपके साथ लॉन्ग आंसर शेयर करने जा रहा हूँ कि आपको लॉन्ग आंसर बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, फैक्ट 2025। ठीक है, चलो तो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। जो मैंने पहले आपकी सीट शेयर किया था, सेम वही सीट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देख लेना आपका 8 लॉन्ग आंसर। हाँ, डिस्टिंग्विश हमने देख लिया था, उसमें कुछ लोगों को ये जो डिस्टिंग्विश थे लास्ट के 3 दिखे नहीं थे बराबर, उसका शॉर्टकट नहीं दिखा था। आप लोग देख लेना, अगर आपको मार्किंग करनी होगी तो मार्किंग भी कर लेना। अब मैं आपके साथ सिर्फ लॉन्ग आंसर शेयर करने जा रहा हूँ। देखना आपके लॉन्ग आंसर में याद रखना आपका हर टॉपिक से लॉन्ग आंसर है। पहले हम लोग टॉपिक नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 1 से नॉर्मली कोई लॉन्ग आंसर नहीं आएगा, अगर आएगा तो सिर्फ इंपॉर्टेंस आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो मैं लॉन्ग आंसर शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहला आपका लॉन्ग आंसर होगा इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में याद रखना आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। आपने 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखा है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि यार 6 फंक्शन का अलग अलग इंपॉर्टेंस याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। मैं भी मानता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है यार। पूरे 6 फंक्शन का अगर मैं इंपॉर्टेंस पढ़ने जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स में ट्विस्ट हो जाएगा। तो याद रखना है जो 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना, आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये पूरे 6 फंक्शन ना इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं इंपॉर्टेंस देखो देखो किसी भी बिजनेस का, अगर मैं ऐसा आपको बोलता हूँ कि एग्जाम या पढ़ाई क्यों करते हो, तो सीधी सी बात है, पास होने के लिए, परसेंटेज लाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन क्यों काम कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ 2 मकसद है। जैसा आपका डबल पी है ना, पास होना, परसेंटेज लाना, वैसी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, बस। अगर प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को और कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आई प्रोडक्शन और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए याद रखना प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है रिसोर्सेज को, स्टाफ बुलाना पड़ता है, डायरेक्शन देना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये पूरे जो 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना, उसका जो इंपॉर्टेंस है ना, यूनिक होगा, कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होगा। तो मैंने सिर्फ 8 पॉइंट या 9 पॉइंट बना के रखा है, आप 8 से 9 पॉइंट याद रखना। कोई भी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा, चाहे वो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे, चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोई भी इंपॉर्टेंस पूछे, आप ये 8 से 9 पॉइंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो सबसे पहला रखा है मैंने, साइंटिफिक डिसीजन। कि आप कोई भी फंक्शन लो, अगर प्लानिंग कर रहे हो तो भी डिसीजन लेना पड़ेगा, स्टाफिंग कर रहे हो तो भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि किस पर्सन को अपॉइंट करना है, किस मूवमेंट पे अपॉइंट करना है, और कौन सा रिसोर्स मुझे अपॉइंट करना है। तो हर जगह पे आपको डिसीजन लेना है। कंट्रोलिंग करना है तो भी आपको डिसीजन लेना है। तो ये आपका एक कॉमन पॉइंट है कि आप साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, आपका अप्रोच बहुत ऑब्जेक्टिव होगा। कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रहेगा तो एक टारगेट सेट करके ही करेगा। इवन अपनी लाइफ में भी आप याद रखना, बिना टारगेट के आप कोई काम नहीं करते हो। अगर आपका टारगेट क्लियर है तो आप अचीव कर सकते हो। बिना टारगेट के आप काम करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हो जाता है। यूजफुल है मैनेजर को, कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो वो यूजफुल होगा मैनेजर को। मैनेजर उसको यूज कर सकता है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो या कंट्रोलिंग हो, उसको यूज करके वो एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें रिसर्च करना पड़ेगा। इवन डायरेक्टिंग भी होगा तो रिसर्च करना पड़ता है कि अगले बार कैसा डायरेक्शन देना है। कंट्रोलिंग है तो रिसर्च करना पड़ता है कि टास्क देके कैसे कंट्रोल करना है। प्लानिंग में तो ऑफकोर्स सबको रिसर्च करना पड़ता है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉमन पॉइंट है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, हाँ ये तो हमारा एकदम यूनिक पॉइंट है। हर जगह पे कोऑर्डिनेशन कंट्रोल आएगा। प्लानिंग होगी तो भी कोऑर्डिनेट कंट्रोल करना पड़ता है, अगर कंट्रोलिंग होगी तो भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, डायरेक्टिंग होगी तो भी दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जितना अच्छा कोऑर्डिनेट करेंगे, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। हर मैनेजमेंट फंक्शन का एक ही टारगेट होता है कि रिसोर्स कैसी यूज होनी चाहिए, एफिशिएंट। इवन आपका भी टारगेट होता है कि रिसोर्सेस बेस्ट ना हो, वैसे मैनेजमेंट का टारगेट होता है कि हमारी रिसोर्सेस बेस्ट नहीं होनी चाहिए। लास्ट के 3 पॉइंट याद रखना, मोटिवेशन। कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रहेगा तो एम्प्लॉय को क्या करना है, मोटिवेट करना है, हर टाइम पे मोटिवेट करना है। याद रखना एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्स है जिसके लिए कोई दूसरी मेडिसिन मार्केट में नहीं बनी है।
अगर एम्प्लॉय से काम करा के लेना है तो सिर्फ उसको मोटिवेट करते रहना। अगर वो मोटिवेटेड रहेगा तो आपका अच्छा काम करके देगा, अगर डीमोटिवेटेड रहेगा तो आप कितना भी सर पटको वो काम ही नहीं करेगा। और वो जितना मोटिवेटेड रहेगा, याद रखना उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, हाई रहेगी, और वो टीम के फॉर्म में काम करेगा। तो याद रखना ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो बेस्ट मेडिसिन बनाई गई है ना, वो है मोटिवेशन। उसको थोड़ा सा मोटिवेट करो, थोड़ा अप्रिशिएट भी करो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मोटिवेशन तो होता है, इधर मॉनिटरी होता है, नहीं तो नॉन मॉनिटरी होता है। पैसा देके भी मोटिवेट कर सकते हो, नहीं तो सर्टिफिकेट देके मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन हाँ अपने बंदे को मोटिवेट करते रहे। तो अगर आपको इंपॉर्टेंस पूछेगा स्टाफिंग का, तो आप बार बार स्टाफिंग लिखोगे। स्टाफिंग हेल्प्स टू टेक साइंटिफिक डिसीजन इन द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक डिसीजन, मेनी अदर फैक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। या तो आप जैसा एक्सप्लेनेशन लिखना चाहोगे वैसा लिख सकते हो, लेकिन हाँ आपके 9 पॉइंट कॉमन रहेंगे। तो आप ये 9 पॉइंट को अच्छे से याद रखना, कोई भी फंक्शन के ऊपर इंपॉर्टेंस पूछेगा तो आप एकदम आराम से लिख सकते हो। ठीक है, मैं मार्किंग कर देता हूँ। लास्ट में मैंने एमएसटी करके रखा है, महाराष्ट्र का शॉर्टकट है। और पहले 6 पॉइंट को मैंने सोर्सेस करके रखा है, SOURC, सोर्स। तो सोर्स आपका महाराष्ट्र, आपके एक लॉन्ग आंसर नहीं है, 6 लॉन्ग आंसर है, या इवन 7 लॉन्ग आंसर। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी पूछेगा तो भी आपको ये 9 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर में याद रखना कम से कम 8 पॉइंट कोट करना है। हाँ अगर पॉइंट सी कम है तो बात अलग है, अदरवाइज 8 पॉइंट तो कम से कम कोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट होगा सोर्स, एमएसटी करके रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से लॉन्ग आंसर आता है, यानी कि इंश्योरेंस से आपका बिजनेस सर्विसेज से। तो यहाँ पे याद रखना इंश्योरेंस के 7 प्रिंसिपल है, ना ही कम ना ही ज्यादा, आपको 7 के 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। जिसमें से सबसे पहला होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये मस्ट है। अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तो ही इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपने देखा रहेगा इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इंश्योरर एग्रीज टू पे कम्पनसेशन टू द इंश्योर्ड इन केस ऑफ एनी अनसर्टेन इवेंट। तो याद रखना इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर मेरा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं ऐसे ही पॉलिसी ले रहा हूँ, तो वो नहीं चलेगा, मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन, अगर आपने एक से ज्यादा पॉलिसी लेकर रखा है तो कंट्रीब्यूशन क्लॉज अप्लाई होता है। सबरोगेशन मतलब याद रखना, अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई किसी भी केस की वजह से, फायर हो गया, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, तो जो सैल्वेज होता है, जो बचा हुआ प्रॉपर्टी है, वो पूरा कस्टडी इंश्योरेंस कंपनी के पास आएगी। इंश्योरेंस कंपनी इसको डिस्पोज कर सकती है। इंडेमनिटी का मतलब याद रखना, अगर लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनिटी भरपाई करके देगा। लॉस मिनिमाइजेशन, अगर कुछ इवेंट हो गए जैसे फायर हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंश्योर्ड हंस रहा है, नहीं, उसको लॉस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। जितना एक नॉर्मल पर्सन केयर ले सकता है उतना केयर लेके अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंश्योरेंस तो ले लिया पैसा मिलने वाला है ना, आपको जितना हो सके लॉस को मिनिमाइज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अटमोस्ट गुड फेथ, दो आपके प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है, कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट और एक अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है कि आप एकदम फेयरली डिस्क्लोज करना आपका जो फैक्ट है। इवन आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिकल पॉलिसी ले रहे हो, तो अगर आपको पहले से कोई डिसीज है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर आपने नहीं डिस्क्लोज किया और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चला, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी कुछ पे नहीं करेगी। नेक्स्ट है कॉज प्रॉक्सिमा। कॉज प्रॉक्सिमा मतलब याद रखना, जो नियरेस्ट कॉज होगा वो कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने फायर पॉलिसी लेकर रखा है तो फायर आपका इवेंट होगा जो हमको कंसिडर करना रहेगा अनसर्टेन इवेंट में। तो इंश्योरेंस में याद रखना आपको 7 पॉइंट याद रखने हैं। ये 7 ही प्रिंसिपल है, आप ज्यादा भी नहीं कर सकते हो, कम भी नहीं कर सकते हो। तो इसका भी शॉर्टकट दे के रखा है, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में आईसीआई होता है, वैसे याद रखना आईसीएसआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे रखा है लक, LUC के लक। सीए क्लियर करना, या आईसीएसआई यानी कि कंपनी सेक्रेटरी क्लियर करना, एक लक का काम है, यानी कि मेहनत भी है प्लस लक भी है। तो आईसीएसआई करके याद रखना, LUC करके रखा है, लक करके रखा है। नेक्स्ट हमारा था टाइप्स ऑफ बैंक। आपने बैंक से भी देखा रहेगा, बैंक में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक फंक्शन ऑफ बैंक, एक टाइप्स ऑफ बैंक। तो आपके 4 लॉन्ग आंसर प्रिपेयर हो जाएंगे, सिर्फ 4 और पढ़ने रहेंगे। देख लो टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक में देख लेना, सबसे पहला सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब याद रखना आरबीआई। अभी अभी डिस्टिंग्विश में हमने ऊपर देखा था कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में। तो सेंट्रल बैंक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई एक्ट में हमारा ये बना था सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक आपको पता होगा, पब्लिक बैंक प्राइवेट बैंक दोनों होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो हमारा गवर्नमेंट बैंक है ये। कोऑपरेटिव बैंक याद रखना, जो छोटे लोगों को हेल्प करने के लिए बनता है, कोऑपरेटिव बैंक। जैसे आपने सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, जन कल्याण कोऑपरेटिव बैंक, ऐसा बैंक देखा रहेगा। हाँ, रीजनल रूरल बैंक का मतलब याद रखना, जो रूरल एरिया देहाती एरिया में बैंक होगा, रीजनल रूरल बैंक बेसिकली फार्मर्स को हेल्प करने के लिए होता है। एक्सचेंज बैंक याद रखना, वो होता है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है, जो आपके करेंसी कन्वर्ट करने के लिए या फॉरेन के जो भी रिसीट एंड पेमेंट रहेंगे उसके लिए आपका एक्सचेंज बैंक है। सेविंग बैंक तो ठीक है, एक नॉर्मल बैंक है जो हम रेगुलर ओपन करते हैं। एक गरीब आदमी जो अकाउंट ओपन करेगा वो सेविंग अकाउंट ही होगा। स्पेशलाइज्ड बैंक वो होता है जो स्पेशल सर्विस देता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कुछ स्पेशल आपका बेसिकली हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हो, वो स्पेशलाइज्ड बैंक है जो स्पेशल सर्विसेज के लिए बनता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जैसे आपने आईडीबीआई देखा रहेगा, आईएफसीआई देखा रहेगा, जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करेगा, वो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है।
कुछ आपके बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक भी होते हैं जो बेसिकली पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, वो आपके इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसमें से 10 पॉइंट नहीं याद रख, 9 पॉइंट नहीं याद रखना रहेगा, कोई भी 8 पॉइंट याद रखोगे तो भी चलेगा। इसका शॉर्टकट बहुत सिंपल दे के रखा है यहाँ पे मैंने। अगर आप शॉर्टकट देखने जाओगे तो पहले तो 3C हो जाएगा, आपको ट्रिपल C मार्क करके रखना है। और जैसे आप मेस्सी को याद रखते हैं वैसे मैंने यहाँ पे RESSI रखा है, RESSI। तो आप ये याद रखोगे तो आपके लॉन्ग आंसर प्रिपेयर हो जाएंगे। ट्रिपल C में याद रखना सेंट्रल बैंक होगा, कमर्शियल बैंक होगा और कोऑपरेटिव बैंक होगा। उसके बाद से रीजनल रूरल बैंक, एक्सचेंज बैंक, डबल S से आ जाएगा सेविंग बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और आपका इन्वेस्टमेंट बैंक। फंक्शन ऑफ बैंक आपने देखा कि दो ही फंक्शन होता है बैंक का, एक प्राइमरी होता है, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में होता है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उसके बदले क्या देना, लोन। तो याद रखना प्राइमरी मतलब मेन फंक्शन है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उसके बदले क्या देना है, लोन। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बहुत सारे रास्ते हैं, इधर आपका सेविंग अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, आपका FD अकाउंट है या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। लोन देने के लिए बहुत सारे लोन है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है या फिर आपका टर्म लोन है, बहुत सारे लोन है जिसके लिए अपना बैंक ये फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो हमारे दो फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन होगा, दूसरा कौन सा फंक्शन होगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी में याद रखना एक एजेंसी फंक्शन होगा, दूसरा कौन सा होगा, यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी मतलब अपनी बैंक एजेंट के फॉर्म में काम करेगी, आपका चेक क्लियर करके देगी आपको, अगर लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो वो भी देगी। यूटिलिटी फंक्शन मतलब याद रखना अगर आपका डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो वो भी अकाउंट ओपन करके देगी, स्पेशलाइज सर्विसेज भी बैंक आपको दे सकती है। तो आपका सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन होता है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आपका फंक्शन ऑफ बैंक पूछा है तो याद रखना दो फंक्शन है, एक आपका प्राइमरी फंक्शन, दूसरा कौन सा होगा, सेकेंडरी फंक्शन। टाइप्स ऑफ बैंक पूछेगा तो याद रखना पहले तीन याद रखना, ट्रिपल C करके रखा है, हमारा सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, उसके बाद RESSI करके रखा है। हाँ, इंश्योरेंस के साथ ही प्रिंसिपल है, ICSI करके रखा है, LUC लग करके रखा है हमने, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंस पूछेगा तो मैंने मार्क करके रख दिया कि सोर्स करके आपको याद रखना और MST करके याद रखना। सोर्स में याद रखना 6 पॉइंट आ जाएंगे, MST। तो कोई भी इंपॉर्टेंस पूछेगा, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, आपको सिर्फ 9 पॉइंट ही लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारे 4 लॉन्ग आंसर हो गए जो हमने बोर्ड के हिसाब से रखा है। बोर्ड में यही 4 लॉन्ग आंसर ज्यादा पूछे, उसके बाद भी 4 लॉन्ग आंसर है। ये हमारे शुरू के 4 टॉपिक से हो गए। अगले 4 टॉपिक से जो लॉन्ग आंसर आने वाले हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि हमने कैसा कर्ली ब्रैकेट मार्क किया है। मैं आपको अगला 4 लॉन्ग आंसर दिखा देता हूँ। हाँ, कुछ लोगों ने कहा था कि ये हमने मार्क नहीं किया था, ये आप मार्किंग करना चाहोगे तो मार्किंग कर सकते हो। डबल D करके रखा था, यहाँ पे SS करके रखा था, यहाँ पे MP करके रखा था, MS बोल्ड करके रखा था मैंने, महेंद्र सिंह धोनी बोल्ड, ठीक है। ये तो ठीक था कि हमारा WWF करके था और उसके बाद था रिन करके। तो अगर किसी ने मार्किंग नहीं किया तो मार्किंग कर सकता है। मैं अगले 4 लॉन्ग आंसर आपको दिखाने जा रहा हूँ, देख लेना अगले 4 लॉन्ग आंसर। हाँ, नेक्स्ट है मेरा टाइप्स ऑफ मार्केट, कि मार्केट के कितने टाइप्स है। तो याद रखना मार्केट का जब टाइप्स क्लासीफाई करने जाओगे तो बहुत सारा मार्केट है, 7 से 8 बेसिस से क्लासीफाई करने का। तो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम है, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड टाइम है। याद रखना ये पॉइंट्स याद करना बहुत आसान होगा। वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप जाओगे तो वॉल्यूम के हिसाब से आपकी होलसेल मार्केट होती है, रिटेल मार्केट होती है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से जाओगे तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी मार्केट है। रेगुलेशन के हिसाब से जाओगे तो रेगुलेटेड मार्केट है, फ्री मार्केट है। एरिया के हिसाब से जाओगे तो लोकल एरिया है, आपका नेशनल एरिया है एंड इंटरनेशनल एरिया है। टाइम के हिसाब से जाओगे तो वेरी शॉर्ट होगा, लॉन्ग मार्केट होगी। तो अगर आप कैटेगरी वाइज जाओगे तो 10 से 12 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मेन हेड जो आपको याद रखना है वो आप अच्छे से याद रखना। तो अगर आपको मेन हेड याद रखना है तो मैं उसको पहले याद करा देता हूँ, विराट कोहली का नाम याद रखना। आप विराट कोहली का नाम याद रखोगे तो ये आपके हेड याद हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, I फॉर इंपॉर्टेंस, R फॉर रेगुलेशन, A फॉर एरिया और T फॉर क्या होगा, टाइम। हाँ, अब आपको याद रखना वॉल्यूम में 2 मार्केट होगी, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट होगी। इंपॉर्टेंस में याद रखना 2 मार्केट होगी, 3 मार्केट होगी, प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी, टर्शियरी होगी। रेगुलेशन में याद रखना रेगुलेटेड मार्केट, फ्री मार्केट होगी। एरिया के हिसाब से 3 एरिया होगी, लोकल एरिया, नेशनल एरिया, इंटरनेशनल एरिया। टाइम के हिसाब से भी 3 टाइम होगा, एक वेरी शॉर्ट होगा, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा, ठीक है। तो आप विराट कोहली का नाम याद रखना, टाइप्स ऑफ मार्केट आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में याद रखना कि हाँ, मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस 3 लोगों को, एडवांटेज 3 लोगों को। सबसे पहले एडवांटेज किसको, बिजनेस को, उसके बाद कंज्यूमर को, उसके बाद किसको, सोसाइटी को। तो पहले हम बिजनेस को देख लेंगे, बिजनेस को क्या फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहला डिसीजन, मार्केटिंग का डिसीजन ले सकता है बिजनेस, बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकता है। हाँ, जैसे डिसीजन लेगा, कंज्यूमर को अवेयर करता है। आप जितना ऐड करोगे कंज्यूमर उतना अवेयर होगा कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आ गया है। उसका सेल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मार्केटिंग करने से डेफिनेटली बिजनेस का सेल्स इंक्रीज होगा। ट्रस्ट क्रिएट होगा, आप जितनी अच्छी मार्केटिंग करोगे कंज्यूमर के दिमाग में उतना अच्छा ट्रस्ट आएगा। आइडिया जनरेट होती है कि मुझे अगला क्या स्टेप्स लेना रहेगा। अगर आप मार्केटिंग में एड क्रिएट करते हो तो आपके दिमाग में एक आइडिया आती है कि मुझे अगला क्या करना है।
एंड टैकलिंग कंपटीशन, हाँ ये सबसे मेन है कि हम कंपटीशन फेस कर सकते हैं। तो कंपटीशन फेस करने के लिए मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केटिंग करोगे तो ही कंपटीशन फेस कर सकते हो, मार्केटिंग नहीं करोगे तो कंपटीशन फेस करने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को याद रखना रहेगा तो हमने मार्क करके रखा है मस्ती करके, आप देख लेना MASTI। आप मस्ती करोगे तो मस्ती में भी याद हो जाएगा, मस्ती में आपको कंपटीशन फेस करना, बस इतना ही याद रखना, मस्ती है कंपटीशन है। हाँ, कंज्यूमर को फायदा है, कंज्यूमर को जो एडवांटेज है ना वो याद रखना बहुत लॉजिकल है। कंज्यूमर को सबसे पहले अवेयरनेस होता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आ गया है। जैसे आप ऐड देखोगे तो आपको पता चलता है मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आ गया है। उसके बाद उसको पता चलता है यार वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, आप ऑनलाइन पे चेक कर सकते हैं कितनी सारी वैरायटी आ गई। जैसे आपको वैरायटी दिखने लगती है आपका दिमाग में और एक नया प्लान आता है कि मुझे सिलेक्शन करना है, ये मेरे लिए क्या एडवांटेज है, कॉस्ट भी देखोगे, प्राइस भी देखोगे, सब कुछ देखोगे, क्वालिटी वैरायटी। तो अवेयरनेस आने के बाद आप वैरायटी देखते हो, वैरायटी के बाद आपको क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन करने में आपको क्वालिटी गुड्स मिलेगा, यानी कम प्राइस में आप अच्छे क्वालिटी का गुड्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो मार्केटिंग का ये फायदा हो गया ना कि कंज्यूमर को अवेयरनेस हो गई, यार मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है, मेरे बजट के हिसाब से मुझे कौन सा ब्रांड अच्छा लग रहा है, कौन से रेंज में अच्छा लग रहा है, मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड लास्ट में याद रखना कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन। तो ये लॉजिकल, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आप एक कंज्यूमर के हिसाब से सोचना कि अगर मार्केटिंग ऐड आ रहा है तो मेरे लिए क्या एडवांटेज है। सबसे पहले मुझे अवेयरनेस होगा, मुझे पता चलेगा कितनी वैरायटी है, वैरायटी से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन से आपको क्वालिटी गुड्स मिलेगा और अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। हाँ, सोसाइटी को भी फायदा है कि सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, जितना रोजगार मिलने लगा, लोगों को काम मिलने लगा बिजनेस में, उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, बढ़ गया। और नेशनल इनकम भी बढ़ गई। तो ये तीन हमारे एकदम लॉजिकल है। सबसे पहला हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया और हमारी नेशनल इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मार्केटिंग के सोसाइटी को तीन एडवांटेज मिले कि लोग जो बेरोजगार थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, जितना अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिला उतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा और उतना हमारा कंट्री का भी इनकम बढ़ेगा। यानी लोग अगर एम्प्लॉयड है, लोग अगर सैलरी कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी टैक्सेस मिलता है। लास्ट के तीन पॉइंट बस रैम करके याद रखना, रैम याद रखोगे तो भी आपको याद हो जाएगा, RAM करके रखा है रैम। रिडक्शन इन कॉस्ट है, अवेयरनेस है एंड मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को मैच करने के लिए भी हमारा मार्केटिंग बहुत अच्छा है, यानी कि कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से कंपनी गुड्स मैन्युफैक्चर करके देगी। तो रिडक्शन इन कॉस्ट है, अवेयरनेस है एंड मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन है। तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग याद रखोगे तो बिजनेस के लिए सिर्फ मस्ती करके याद रखना, कंपटीशन है। हाँ, कंज्यूमर का जब याद रखोगे तो लॉजिकल याद रखना कि कंज्यूमर अवेयर होगा, उसको वैरायटी पता चली, उसमें से उसने सिलेक्शन किया और क्वालिटी गुड्स लिया और अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया। सोसाइटी के हिसाब से जाओगे तो सबसे पहले देख लेना एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों को स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ गई और कंट्री की इनकम बढ़ गई। उसके बाद से राम करके याद रखना, रिडक्शन इन कॉस्ट है, अवेयरनेस है एंड मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन। मार्केट के लिए हमको याद रखना होगा, सिर्फ विराट कोहली का नाम याद रखेंगे। वी फॉर वॉल्यूम होगा, आई फॉर इंपॉर्टेंस होगा, आर फॉर रेगुलेशन होगा, ए फॉर एरिया होगी, टी फॉर क्या होगा, टाइम। तो देखो मार्केट के बारे में हमने सब कुछ देख लिया। मार्केटिंग से एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है लॉन्ग आंसर के लिए। हाँ, मार्केटिंग में एक और आपका क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, तो देख लेना फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में हम लोग अच्छे से देख लेंगे। हमारा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग भी जरूरी है पढ़ना क्योंकि एग्जाम में ये भी बहुत रिपीट करता है। चलो देख लेते हैं मार्केटिंग में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये भी बहुत लॉजिकल होगा, स्टेप वाइज होगा, देख लेना। मैं दो तीन स्टेप में मार्क करके खत्म कर दूंगा इसको। सबसे पहले मार्केटिंग का प्लानिंग करने के लिए, अगर आप मार्केटिंग करने जा रहे हो तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्या क्या फंक्शन होगा। तो सबसे पहला मार्केटिंग में क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। और मार्केट के बारे में क्या करना पड़ेगा, रिसर्च। रिसर्च करके प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, डेवलप। तो ये तीन जो है ना, ये प्री स्टेज है। प्री मतलब याद रखना, सबसे पहले मार्केट में प्रोडक्ट बेचने के पहले आपको उसके पहले प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करके रिसर्च करना पड़ेगा और प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। चलो मैंने प्रोडक्ट के बारे में सोच लिया। अब प्रोडक्ट के बारे में सोच लिया तो ये जो ड्यूरिंग है ये मुझे पांच करने पड़ेंगे। देखो ये मैं पांच फंक्शन करने जा रहा हूँ। मैं बाइंग एंड असेंबलिंग करूंगा, रॉ मटेरियल सब एक जगह पे लेके आऊंगा मेरे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन करूंगा और उसका ग्रेडिंग करूंगा। मैं इसको स्टैंडर्ड देते जाऊंगा और उसका ग्रेड बनाते चले जाऊंगा कि कौन से ग्रेड का कौन सा प्रोडक्ट होगा। उसके ऊपर मैं पैकेजिंग लगाऊंगा और लेबलिंग करूंगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, MRP वो सब लिखना पड़ेगा। उसका एक ब्रांड भी क्रिएट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने प्लेन पैकिंग करके बेच दिया, इसमें ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। मेरा एक ब्रांड देना पड़ेगा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और उसका प्राइस भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो मेरा प्रोडक्ट बन के रेडी है। देखो सबसे पहले मैंने मार्केटिंग में क्या किया, प्लानिंग किया, प्लानिंग करके रिसर्च किया, रिसर्च करके मैंने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। अब डेवलप करने के बाद मुझे प्रोडक्ट को बनाना है तो मैंने बाइंग एंड असेंबलिंग किया। असेंबलिंग करने के बाद मैंने उसका स्टैंडर्ड और ग्रेड क्रिएट किया। ग्रेड करने के बाद पैकेजिंग किया, लेबलिंग किया, ब्रांडिंग किया और उसका मैंने क्या दे दिया, प्राइसिंग दे दिया। अब मैं रेडी हूँ प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। अगर मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ तो मुझे तीन आखिरी स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, या चार बोल सकता हूँ। मुझे प्रमोशन करना पड़ेगा। प्रमोशन मतलब याद रखना, अच्छा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट में अगर नहीं बिक रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं वेयर हाउसिंग भी करनी पड़ेगी, सेव करके रखना पड़ेगा। मुझे लास्ट के चार पॉइंट याद रखने हैं। प्रमोशनल चैनल होगा, मेरा ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वेयर हाउसिंग होगा। तो आप तीन स्टेज में याद रखना, पहला प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर एंड होगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए।
हाँ, प्रमोशन करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग करना पड़ेगा। प्री में 3 याद रखना, सबसे पहले प्लानिंग होती है, रिसर्च होता है, उसके बाद प्रोडक्ट क्या होता है, डेवलप होता है। बीच में सिर्फ 5 याद रखना, तो ऑटोमेटिकली आपके 12 पॉइंट याद। लास्ट में आपका रोड ट्रांसपोर्ट पे एक बार पूछ जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तो आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ना पड़ेगा रोड ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का हमने देख लिया था बस। हाँ, हम सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट देखने जा रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, देख लेना। रोड ट्रांसपोर्ट याद करना बहुत आसान होगा, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो रोड ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो क्या दे सकता है, डोर टू डोर सर्विस दे सकता है। इन्वेस्टमेंट याद रखना, रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत लिमिटेड है, कम पैसे में भी आप रोड ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप रेलवे, शिप देखोगे, एयर देखोगे तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट कम है। ये सूटेबल है, अगर आप लाइट गुड्स के लिए बोलोगे तो सूटेबल है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ज्यादा सूटेबल है। लाइट गुड्स और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सूटेबल है ये। कवरेज इसका बहुत वाइडर है, आप किसी भी गली में पहुंचाने बोलोगे तो रोड ट्रांसपोर्ट जा सकता है, डोर टू डोर सर्विस भी दे सकता है। ओवरहेड कॉस्ट बहुत मिनिमम होगा, रेलवे ट्रैक या शिपिंग के जैसा नहीं है कि ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, इसका ओवरहेड कॉस्ट मिनिमम है, सबसे मिनिमम है। और ये फ्लेक्सिबल है, रात को 12 बजे भी आप किसी ट्रक वाले को बोलोगे तो वो उठ के आएगा और आपका गुड्स का डिलीवरी देके जा सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा होता है। रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलती है, यानी कि हर जगह पे रोड टैक्स पे करना पड़ता है, और भी बहुत सारे टैक्सेस जो पे करने पड़ते हैं। ये इकोनॉमिकल होगा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा देता है। आपने देखा रहेगा किसी को कोई काम नहीं होता तो एक बेचारा गाड़ी निकालता है, गाड़ी निकाल के अपना ट्रांसपोर्टेशन चालू कर देगा। लोगों को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ऑटो भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो छोटा ट्रक भी स्टार्ट कर सकता है। आजकल आपने देखा रहेगा मार्केट में पोर्टर बहुत ज्यादा चल रही है, पोर्टर से भी वो अपना गुड्स डिलीवर कर सकता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज बहुत ज्यादा है। बड़ा हम इतने ज्यादा नहीं लिखने वाले, 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों को कंबाइन करके पूछा है। तो इसका शॉर्टकट मैं देके रख देता हूँ, आपने जस्ट देखा होगा डिस्को करके, DISCO करके रखा है डिस्को। और उसके बाद में रखा है फ्री, डिस्को फ्री है। आप देख सकते हो आज 31 है या कल 31 था, डिस्को फ्री करके रखा है, ठीक है। तो डी फॉर याद रखना, डोर टू डोर सर्विस है। आई फॉर इन्वेस्टमेंट लोअर होगा एज पर सुटेबिलिटी। सी फॉर कवरेज होगा, ऊपर ओवर कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। रेवेन्यू टू गवर्नमेंट इकोनॉमिकल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा। हाँ, कुछ डिसएडवांटेज है, जिसमें सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आता है वो है पोल्यूशन। सबसे ज्यादा अगर पोल्यूशन कोई करने वाला होगा तो वो रोड ट्रांसपोर्ट होगा। अनइकोनॉमिकल है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, अगर लंबे सफर के लिए बोलोगे तो अनइकोनॉमिकल है। अगर मैं बोलूँ कि 3-4 हजार किलोमीटर तक जाना है तो उसके लिए रेलवे मेरे लिए सबसे सुटेबल होगा। अगर मैं रोड को यूज कर रहा हूँ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो मेरा कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमेशा याद रखना रेलवे, नहीं तो फिर आपका वाटरवेज बहुत सुटेबल होता है। बल्कि गुड्स के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं। अगर मुझे बहुत हैवी गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है तो मैं रोड ट्रांसपोर्ट नहीं यूज कर सकता, उसके लिए मेरा रेल बेस्ट होगा। कैरिंग कैपेसिटी याद रखना बहुत लिमिटेड है, मैक्सिमम अगर कैरिंग कैपेसिटी आप देखोगे तो 32 टन या 40 टन, 50 टन, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। लेकिन रेलवे आपका बहुत ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी रखता है। एक्सीडेंट सबसे ज्यादा अगर आपने देखा रहेगा तो आपका रोड ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट है, यानी कि हर दिन आप न्यूज पेपर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट मिलेगा। लेकिन हर दिन आपका रेलवे का एक्सीडेंट या एयर का एक्सीडेंट या शिप का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, रेयरली कभी सुनने मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सीडेंट याद रखना आपका रोड ट्रांसपोर्ट में। प्रोटेक्शन टू गुड्स भी बहुत लिमिटेड है, यानी कि अगर आप गुड्स कैरी कर रहे हो रोड ट्रांसपोर्ट से तो डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होता है। रेलवे में पूरी सेफ्टी होती है, शिप में भी पूरी सेफ्टी होती है क्योंकि कंटेनर है। रेलवे में भी बेसिकली कंटेनर के फॉर्म में ही होता है, एंड एयर में तो ऑफकोर्स सूटेबल है वो। स्पीड याद रखना लिमिटेड है, अगर रेलवे की देखोगे तो स्पीड इससे ज्यादा होगी। हाँ, शिप की थोड़ी मॉडरेट होगी, लेकिन एयर के सबसे फास्टेस्ट होती है। यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज याद रखना, डिसएडवांटेज भी आपको एकदम आराम से याद रख सकते हो। जैसे आपने डिस्को फ्री देखा, वैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ पब, PUB। कुछ लोग पब में जाते हैं और पब में कैप लगा के जाते हैं, तो मैं लिख देता हूँ CAP कैप। पब में कैप इजिली याद रहेगा। और याद रखना स्पीड, कैप्स करके रखा, ठीक है। पब में कैप्स लगा के जाना है। तो P फॉर याद रखना पोल्यूशन, U फॉर होगा अनइकोनॉमिकल, B फॉर होगा बल्कि गुड्स के लिए सुटेबल नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड होगी, एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा, प्रोडक्शन टू गुड्स लिमिटेड होगा, और स्पीड भी लिमिटेड होगी। तो आप रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी अच्छे से याद रख सकते हो। मार्केटिंग में याद रखना लॉन्ग आंसर बहुत ज्यादा है, मार्केटिंग से एक लॉन्ग आंसर तो आता ही आता है। मैं अगर आपको चाहिए तो फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपका लॉन्ग आंसर। हाँ, ये लॉन्ग आंसर मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि आप लॉन्ग आंसर को कैसे याद रख सकते हो। इसके लॉन्ग आंसर मार्केटिंग के तो सबसे ज्यादा है, अब मार्केटिंग के ही ज्यादा याद रखना। देखो मैं लॉन्ग आंसर दिखा रहा हूँ मार्केटिंग के। सबसे पहले आपने टाइप्स ऑफ मार्केट देखा रहेगा, टाइप्स ऑफ मार्केट में विराट करके रखा है, वॉल्यूम, इंपॉर्टेंस, रेगुलेशन, एरिया और टाइम, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में याद रखना, अगर बिजनेस का देख रहे हो तो मस्ती करके याद रखना, कंज्यूमर का देख रहे हो लॉजिकल याद रखना, सोसाइटी का तो ठीक है 3 और 3 करके याद रखा है। हाँ, अगर आप फंक्शन ऑफ मार्केटिंग देखने जा रहे हो तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में प्री में 3 याद रखना, प्री के बाद आपका मेन में 5 याद रखना, मेन के बाद आप एंड में 3 याद रखना है, 4 याद रखना, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट आपके लिए आसान होगा।
अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर हमने 4 लॉन्ग आंसर देखा था। सबसे पहला इंपॉर्टेंस देखा था प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग का, उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस देखा, टाइप्स ऑफ बैंक देखा एंड फंक्शन ऑफ बैंक देखा। तो फ्रेंड्स सिर्फ 8 लॉन्ग आंसर है, आप 8 लॉन्ग आंसर याद करना, आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत सफिशिएंट होगा। आपने 8 डिस्टिंग्विश देखा, 8 डिस्टिंग्विश के साथ हम लोग 8 लॉन्ग आंसर देख रहे हैं, तो आपका ओसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद सिर्फ शॉर्ट नोट बचता है कि आपको शॉर्ट नोट 14 प्रिपेयर करना है। जैसे आपने एसपी में 14 शॉर्ट नोट देखा था, सेम वैसी ओसी में भी आपको 14 शॉर्ट नोट याद करने होंगे। लेकिन हाँ, डिस्टिंग्विश 8 होएगा और लॉन्ग आंसर भी 8। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन आते भी रहेंगे। और हाँ, आपका बीके का सोल्यूशन भी बीच बीच में शेयर हो जाएगा। लेकिन पहले थियरी आप अच्छे से पढ़ लो, एसपी अच्छे से पढ़ लो, ओसी अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि थियरी को जितना रिकैप करोगे उतना वो दिमाग में रोटेट होता रहेगा। और कोई ना कोई शॉर्टकट हो, कोई ना कोई पहले ब्रैकेट। अगर इसको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप बता देना, मैं पीडीएफ आपका शेयर कर दूंगा, पूरे मार्किंग के साथ मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ये सिर्फ 3 पेज है, 3 पेज पे आपका ओसी खत्म हो जाएगा, 2 पेज पे हमने एसपी खत्म कर दिया है। ठीक है, अगर सिस्टमैटिक पढ़ाई करोगे तो थियरी हार्ड नहीं होती, लेकिन हाँ, सिस्टम आपका एकदम डिफरेंट होना चाहिए। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी चीज को आप आसानी से रिकैप कर सको, कम टाइम में रिकैप कर सको, उसी को कहा जाता है ट्रिक। आप फास्ट कितना रिकैप कर सकते हो, कितने फास्ट ट्रैक में आप थियरी को खत्म कर सकते हो, वो आपकी सबसे पावरफुल ट्रिक है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो, बोर्ड के एग्जाम आपके बहुत नजदीक है। मैं अगली वीडियो में मिलूंगा आपके शॉर्ट नोट के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।